नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए पूर्व वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि दोबारा से जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा और जल्द ही जो आपको इसकी एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिलेगी। तो अगस्त या फिर सितंबर के महीने में आपका एग्ज़ाम जाए होगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हुआ था इसको या रद्द कर दिया गया है, तो दोबारा से आपका एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन जो है मोड में यहाँ पर एग्ज़ाम ये होने वाला है। अभी अब की बार ऑफलाइन मोड में था, लेकिन अब ये ऑनलाइन आपका लिया जाएगा। तो जो पहले जो यहाँ पर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर जो गद्यांश है वो आ जाता है और इसी के अंदर से क्वेश्चन छाटने आएंगे। तो गद्यांश जो है इसको आपने एक बार में ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से शीर्षक भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार हम जो इसके क्वेश्चन हैं उन पर नज़र मार लेते हैं, ताकि आपको जो गद्यांश है इसके अंदर ये पता लग जाए कि ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था इसमें, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए। इस गद्यांश का जो समकेंद्रक बिंदु क्या है। अनुकूलन एक प्रक्रिया के रूप में समाज को निम्नलिखित में से किसके साथ सामंजस्य बिठाने में समर्थ बनाता है। नीचे जलवायु परिवर्तन के प्रति निधन व्यक्तियों की भेदता के कारक दिए गए हैं। सही उत्तर वाले कोट का चयन कीजिए। जलवायु परिवर्तन को चुनौती से निपटने के लिए विकासशील देशों को अति आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से क्या करने की जरूरत है। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर 5 जो क्वेश्चन है आपको इस गद्यांश में से ही पढ़ के इनके उत्तर देने हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम जो गद्यांश उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे जो क्वेश्चन हैं एक बार में ही ये हल हो जाए। तो जलवायु परिवर्तन को समर्थनीय विकास का सर्वाधिक गंभीर खतरा माना गया है। इसका पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्राकृतिक संसाधन और भौतिक अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैश्विक जलवायु स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होती रहती है। जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर को ज्ञापित करने वाले सरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पहले ही परीक्षित किया जा चुका है और वैज्ञानिक निष्कर्ष यह दिखाते हैं कि सतर्कता और शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के प्रति भेद्यता सिर्फ भूगोल से ही नहीं जुड़ी है अथवा सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम भी हैं, जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन विभिन्न समूहों को प्रभावित करते हैं। निर्धन व्यक्तियों के पास प्राकृतिक आपदाएं, जैसे जिसमें सूखा, बाढ़, महाचक्रवात आदि के कारण संपत्तियों को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए शायद ही बीमा होता हो। निर्धन समुदाय तो गरीबी और जलवायु प्रभाव बदलाव की विद्यमान चुनौतियों से पहले ही जूझ रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक के लिए उससे जूझने और यहाँ तक कि अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यह महत्वपूर्ण है कि प्रकृति के बदलते आयामों के साथ सामंजस्य बिठाने में इन समुदायों की सहायता की जानी चाहिए। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अनिश्चित भविष्य के साथ सामंजस्य बिठाने में अपने को बेहतर ढंग से सक्षम बनाता है। जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन के तहत समुचित सामंजस्य और परिवर्तन करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सही उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में प्रौद्योगिकी विकल्प यथा बढ़ी हुई समुद्री सुरक्षा अथवा टीलों पर बाढ़ रक्षित घर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें सूखे के समय में पानी का कम प्रयोग शामिल है। अन्य रणनीतियों में चरम घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, बेहतर जल प्रबंधन, उन्नत जोखिम प्रबंधन, विभिन्न बीमा विकल्प और जैविक विविधता संरक्षण सम्मिलित हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण जिस गति से जलवायु में परिवर्तन हो रही है, यह आवश्यक हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति विकासशील देशों की भेदता को कम किया जाए और उनकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय अनुकूलन नीतियाँ कार्यान्वित की जाए। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन समुदाय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर सामंजस्य और परिवर्तन की मांग करते हैं। वर्तमान और भविष्य के जलवायु के साथ सामंजस्य बिठाने हेतु समुदायों को अपने सर्वाधिक पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने और अपनी आजीविका के विविधीकरण के साथ साथ समुचित प्रौद्योगिकियों को अपनाने से अन्य नम्यता बनानी चाहिए। सरकारी और स्थानीय हस्तक्षेपों के साथ तालमेल बिठाते हुए सामंजस्य बिठाने वाली स्थानीय रणनीतियों और ज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए।
अनुकूलन संबंधी हस्तक्षेप राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जलवायु संबंधी बदलाव और चरम मौसमी घटनाओं के साथ सामंजस्य बिठाने के संबंध में स्थानीय समुदायों के पास वृहद ज्ञान और अनुभव है। स्थानीय समुदायों का हमेशा से उद्देश्य अपने जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना रहा है और ऐसा करने के लिए उन्होंने विगत के मौसमी पैटर्नों को अपने अनुभव के आधार पर अपने संसाधनों और संचित ज्ञान के अनुरूप तैयारियाँ की हैं। इसमें वे समय भी शामिल है जब उन्हें बाढ़, सूखा और तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाओं से प्रतिक्रिया करना, उनसे उभरना पड़ा है। सामंजस्य बिठाने की स्थानीय रणनीतियाँ अनुकूलन के नियोजन में महत्वपूर्ण तत्व रही है और जलवायु परिवर्तन की वजह से समुदायों को बार बार चरम जलवायु स्थितियों तथा नई जलवायु स्थितियों और चरम स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पारंपरिक ज्ञान से उन समुदायों को जो वैश्विक तापन की वजह से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के साथ सामंजस्य बिठाने तथा कुशल, समुचित और समय सिद्ध उपाय ढूंढने में सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये हमारा गद्यांश था और इसमें से जो अब हमने यहाँ पर क्वेश्चनों को फिल करना है। तो जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा कि पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार के द्वारा, सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच तालमेल से, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा या इसके प्रचार प्रसार के द्वारा। तो पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किस माध्यम से किया जाना चाहिए और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, क्या सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच तालमेल से। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है इस गद्यांश का जो सम केंद्र बिंदु कौन से हैं। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रयासों के बीच समन्वय, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आयाम या पारंपरिक ज्ञान को समुचित प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना। तो इस गद्यांश का सम केंद्रक बिंदु कौन सा है और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, जलवायु प्रति जो परिवर्तन है इसके प्रति अनुकूलन। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अनुकूलन एक प्रक्रिया के रूप में समाजों को निम्नलिखित में से किसके साथ सामंजस्य बिठाने में समर्थ बनाता है। अनिश्चित भविष्य, सामंजस्य और परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव या फिर जलवायु परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव। तो अनुकूलन एक प्रक्रिया के रूप में समाजों को किसके साथ सामंजस्य बिठाने में समर्थ बनाता है। कोट वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आप पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इनमें जो माना गया है ऑप्शन डी जिसमें सभी के सभी आ जाएंगे। अनिश्चित भविष्य, सामंजस्य परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव, जलवायु प्रभाव का सकारात्मक प्रभाव, तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है नीचे जलवायु परिवर्तन के प्रति निर्धन व्यक्तियों की वैधता को कारक दिए गए हैं। नीचे जलवायु परिवर्तन के प्रति निर्धन व्यक्तियों की वैधता के कारक दिए गए हैं। सही उत्तर वाले कोट का चयन करें। प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता, भौगोलिक कारण, वित्तीय संसाधनों की कमी या फिर पारंपरिक ज्ञान का अभाव। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इसमें सही आंसर है। अब यहाँ पर इनमें जो सही को माना गया है ऑप्शन डी, इसमें 1, 2, 3 आ जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता को, भौगोलिक कारण, वित्तीय संसाधनों की कमी, तो ये आ जाएंगे। जो अभाव है इसको यहाँ पर छोड़कर। तो ये जो जलवायु परिवर्तन जो है इसके प्रति संवेदनशील भौगोलिक या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता का सिर्फ एक ही काम नहीं है, इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम भी है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विकासशील देशों को अति आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से क्या करने की जरूरत है। तो जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विकासशील देशों को अपने स्तर पर राष्ट्रीय अनुकूलन नीति का कार्यान्वयन करना, अल्प अवधि योजनाएं अपनाना, प्रौद्योगिकी समाधान अपनाना या जलवायु परिवर्तन कर लगाना। तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही है, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 1, अपने स्तर पर राष्ट्रीय अनुकूलन नीति का कार्यान्वयन। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसपी का जो पूरा रूप क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सी आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसको कहा जाता है।
और यूएसबी का जो निर्माण है ये पहली बार हुआ था वर्ष 1996 में। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है, तो इनका सही क्रम जो है बताना है, सब छोटे से लेकर बड़े में। अब यहाँ पर जो इसमें क्रम है ऑप्शन ए वाला, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें, डाटाबेस। तो इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर माना गया है, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें, डाटाबेस। इसमें जो ये बिट्स जो है ये सबसे छोटा होता है, द्विधारी संख्या को ये दिखाता है। 2 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनते हैं और कई बाइटों की सूचना फील्ड्स में रखी जाती है। डाटाबेस में कई रिकॉर्ड्स और फाइलें शामिल होती हैं। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से डोमेन में से किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है, .net, एजुकॉम या ORG। तो ये सारे डोमेन हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है डोमेन क्या है, तो ये डॉट वाले जो हैं ये सारे डोमेन हैं। तो एक अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है, तो बिजनेस में व्यापार में प्रयोग होता है कौन से वाला, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, .com, ये .net, एजुकेशन, ये ORG। तो ये सारे गवर्नमेंट से संबंधित हैं, ये वाला जो यहाँ पर व्यापार के लिए प्रयोग में आता है, तो इसका जो है कमर्शियल प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या विलंबित सूक्ष्म कण। तो कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है, कौन सा कारण है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। इसके बाद है कौन सा एक अरब क्रेट्स प्रदर्शित करता है, अर्थात बिलियन। तो कौन सा है यहाँ पर, ये मेगाबाइट मतलब MB, किलोबाइट KB, गीगाबाइट्स GB और TB टेराबाइट। तो 1 अरब बिलियन जो कैरेक्टर्स जो उसको प्रदर्शित करता है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात जो GB जो होता है ये 1 बिलियन कैरेक्टर्स जो है इसको प्रदर्शित करता है। 1 KB जो होती है, 1 KB 1024 KB के बराबर होती है। 1 किलोबाइट 1024 किलोबाइट होता है और 1 गीगाबाइट में 1 अरब बाइट होते हैं। और ये जो टेराबाइट है ये GB से बड़ी होती है। और सबसे छोटी इनमें कौन सी है, तो ये वाला जो KB है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे की घटनाएं घटित होती हैं। इसका तर्क दिया गया है कि जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहति अर्थात बायोमास को जलाते हैं, तो इसके कारण धुआं कोहरा होता है। तो अब यहाँ पर कौन से वाली बातें इसमें सही है। अब यहाँ पर अगर इनमें देखें तो ऑप्शन ए को माना गया है, ए और आर दोनों बातें सही हैं, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों बातें सही हैं, जाड़े के मौसम में लोग जो है लकड़ी का या और भी जो साधन है गर्म रखने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि इसी के कारण से ये धूम कोहरा बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, राज्य के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये होता है राज्य का राज्यपाल। राज्य जो होता है उसमें राज्यपाल ही जो सभी को शपथ दिलाता है, जैसे राष्ट्रपति दिलाता है इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल।
तो ये जो संविधान का जो अनुच्छेद है 156(3), इसके अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक अर्थात या फिर 5 वर्ष से पहले भी हटाए जा सकते हैं। मतलब जब तक ये राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रह सकता है। और राज्यपाल को पदच्युत करने में संसद की भूमिका नहीं होती। मुख्य चुनाव आयुक्त CAG उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है। तो भ्रष्टाचार की परिधि में सरकारी पद का दुरुपयोग, नियम कानून और मानकों से विचलन, जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई न करना, लोक संपत्ति को नुकसान, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है कि परिधि में आता है। कोर्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन C को माना गया, जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग हो गया, नियम कानून और मानकों से विचलन हो गया, जो मतलब जो काम करने हैं उनसे उन काम को न करके गलत काम करें, और जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई न करना। तो ये सारे जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणामस्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं हो। तो कौन सा प्रदूषण गैस है जो प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणामस्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणामस्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है, और ये वाली है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और मुख्य रूप से यह किससे निकलती है, जो AC वगैरह जो होते हैं ये इनसे निकलती है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड प्राकृतिक और औद्योगिक गतिविधि दोनों से उत्सर्जित होती है। दलदले स्थानों से कृषि कार्य आदि से, जैसे ये धान के खेत जो होते हैं जीरी के, इनमें जो पराली नीचे बच जाती है उनसे जो मीथेन गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड ये भी निकलती है। इसके बाद है निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। बायो, हाइड्रोजन, CNG या एथेनॉल। तो ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। अब यहाँ पर जो अनुकूल है जो बायोगैस होती है, गोबर गैस, तो ये बात। इसके बाद है भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य के निम्नलिखित कौन से हैं। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य अधिगम, साम्य, गुण एवं प्रकृष, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा या अनिवार्य मुक्त शिक्षा। तो भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य कौन से हैं, और उच्च शिक्षा के जो लक्ष्य हैं यहाँ पर भी कोर्ट वाला क्वेश्चन है जो ऑप्शन B में दिया गया है, जिसमें अधिगम आ जाएगा, साम्य आ जाएगा, गुण एवं प्रकृष आ जाएगा, और प्रासंगिकता आ जाएगी, और इसके अलावा फिर जो मूल्य आधारित शिक्षा ये बात आएगा। तो जो छोटा नंबर है इसको छोड़, तो ये हम भारत में शिक्षा के लक्ष्य हैं। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा NIRF के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ था। तो 2017 का जो यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ था सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का, तो ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली था, पुणे, मैसूर या फिर मिरांडा हाउस दिल्ली था। और यहाँ पर जो ऑप्शन D में दिया गया है तो ये था मिरांडा हाउस दिल्ली। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुल अध्यक्ष का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुल अध्यक्ष का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और ये था जो यहाँ पर ऑप्शन D में दिया गया है, तो कौन सा था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसके बाद है वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है, डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, डोमेन या URL। तो वेब
पृष्ठ पते अर्थात एड्रेस के लिए, और ये होता है URL। तो यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है, और वेब पेज जो है उसको ये दिखाता है। इसके बाद है प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित पर प्रभाव पड़ता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकायों निर्माण, ओजोन में कमी, जलवायु परिवर्तन। प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में क्या प्रभाव पड़ता है, कोट वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया था ऑप्शन डी, भूमि उपयोग में परिवर्तन आ जाएगा, ओजोन में कमी आ जाएगी, और जो ऑप्शन 4 है जलवायु परिवर्तन। तो इन सभी को जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अभिकथन ए, और साथ में तर्कार दिया गया है। अभिकथन है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। इसका तर्क है कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उससे आवश्यक रूप से व्युत्पन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन से वाला सही है? सभी शिक्षण में अधिगम निहित है, और अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से उत्पन्न होना चाहिए। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, ए और आर दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही है। आर ए का जो सही स्पष्टीकरण यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है? तो किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है? कार्यशाला पत्ती, सम्मेलन, संगोष्ठी या शोध लेख। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो कौन सा है यहाँ पर? ये सम्मेलन है। सम्मेलन जो है किसी व्यवस्था में विचारों और मुद्दों को बहुत तेज़ी से फैलाता है, और इसमें अधिक लोगों की भागीदारी भी होती है। शोध लेखन, संगोष्ठी आदि का जुड़ाव सीमित क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट आ जाता है संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवनशैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है, तो इसे कहा जाएगा। संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवनशैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है, तो इसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परीक्षण, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण या निर्माणात्मक परीक्षण, तो इसको क्या कहा है? अब यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? तो कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? शोध की रूपरेखा का दोषपूर्ण होना, निदर्शन तकनीकों का विकल्प होना, शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना या सांख्यिकी तकनीकों का अयथार्थ अनुप्रयोग। तो कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, सांख्यिकी तकनीकों का अयथार्थ अनुप्रयोग। इसके बाद है एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास करता है, तो कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? तो एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास करता है, तो कौन सी शोध विधि के लिए उपयुक्त होगी? प्रायोगिक, कार्योत्तर सर्वेक्षण या व्यष्टि अध्ययन पद्धति। और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है कार्योत्तर पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? व्यवहारिक शोध में, क्रियात्मक, प्रायोगिक या मौलिक शोध में। तो इनमें से कौन से शोध के प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार का ध्यान केंद्रित किया जाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, तो ये क्रियात्मक शोध यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है?
तो प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार कौन सा है? संरचना, अनुदेशनात्मक विविधता, प्रश्न पूछना, विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग। तो प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है, और जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है तो ये आ जाता है अनुदेशात्मक विविधता। इसके बाद है एक शोध प्रबंधन लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में तो कौन सा पूरक पृष्ठों का एक भाग बनेगा? विषय सारणी, अध्ययन के निष्कर्ष, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट, सारणियों और आंकड़ों की सूची। तो कौन सा यहाँ पर इसका भाग बनेगा? और जो ऑप्शन सी में दिया गया है जिसमें ग्रंथ सूची और परिशिष्ट ये आ जाते हैं। ग्रंथ सूची में शोध के लिए किए गए स्रोतों का विवरण होता है और परिशिष्ट में विषय वस्तु से हटकर परंतु उपयोगी तथ्यों को शामिल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थियों के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है और अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कोड का चयन करें। विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, अभिक्षमता, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक, या फिर विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। तो कोट वाला है यहाँ पर एक क्वेश्चन, और इसमें देखें तो कौन सा वाला बनेगा इसका? अब यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी में माना गया है विद्यार्थी का पूर्व अनुभव आ जाएगा इसमें, और विद्यार्थी की अभिक्षमता आ जाएगी, और साथ में विद्यार्थी की विकास की अवस्था। तो ये जो यहाँ पर इसमें मानी गई है तो ये क्या है? विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, अभिक्षमता और विकास की अवस्था। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्राकृतिक एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करेगा? तो समुच्चय में कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्राकृतिक एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है। शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान अंतर है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति से त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत क्रिया कार्य है। तो कौन से वाला यहाँ पर सही है? कोट वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है तो यहाँ पर 2, 3 और 5 जो है इसके माने गए हैं। तो जिसमें शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। तीसरे को देखें तो शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। और 5वें नंबर को अगर हम देखें तो शिक्षण एक अंतःक्रिया है, वह प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत क्रिया कार्य है। तो इनको जो यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तद अनुभूतिक, अमूर्त, गैर विवरणात्मक या फिर काल्पनिक। तो कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और यह जो ऑप्शन ए में दिया गया है तद अनुभूतिक, इससे प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है और साथ ही तद अनुभूतिक संवाद से व्यक्तिगत विभिन्नता को भी बल मिलता है जो अधिगम की सफलता के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है। और अमूर्त संवाद उच्च स्तर के शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है जैसे गिलास में बर्फ़ के पिघलते गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बहता, उसी प्रकार पिघलते हुए समुद्री हिमकण से समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता है। तो किस प्रकार का यहाँ पर तर्क है? ये परिकल्पनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सादृश्यमूलक या सांख्यिकीय। जैसे गिलास में अगर हम बर्फ़ डाल दें तो उसका पानी बाहर नहीं निकलेगा, इसी प्रकार समुद्र में अगर हिमकण आ जाए
तो उसका भी जो आयतन है वो नहीं बढ़ता है। तो किस प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो सादृश्य मूलक जो है यहाँ पर इसका उदाहरण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधा 20 मीटर चला, दाहिने ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद 10 मीटर चला, दाहिनी ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चला, तो वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और 70 मीटर चला, तो वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए आपको दिशाओं का पता होना चाहिए। जैसे जिस साइड में हमारा मुंह होगा वो उत्तर, फिर दक्षिण, राइट हैंड पूर्व और पश्चिम। तो जैसे यहाँ पर ये केंद्र बिंदु है, तो डाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चला। अब 20 मीटर जब वो यहाँ से चलता है तो यहाँ पर दिशाएं नहीं दी गई है, तो हम उत्तर की ओर चल लेते हैं। तो यहाँ से चला 20 मीटर चला और अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चला। तो यहाँ से मुड़ा और कितना चला 10 मीटर, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड यही होगा उसका दाहिनी साइड। तो यहाँ पर 10 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 10 मीटर चला। अब जो लेफ्ट हैंड है यही होगा, तो यहाँ पर भी वो 10 ही चलता है। और तो यहाँ से हो गया वो 20 और फिर यहाँ से चल लिया 10 और फिर यहाँ से मुड़ने के बाद वह 10 मीटर चला। और दाहिनी ओर मुड़ने के बाद वह 20 मीटर चला, तो उसका राइट हैंड ये वाला, तो यहाँ से चलेगा 20 मीटर। वह वहाँ से दाहिनी ओर मुड़ा और यहाँ तक चला 70 मीटर, मतलब यहाँ तक चला 70 मीटर। अब इसमें बताना है कि वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। तो ये उसका ऑफिस था, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो आपने बतानी है। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था 20 और ये कितना था 10, तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। और ये कितना था यहाँ पर, इसको भी अगर हम यहाँ तक लें तो 20 और 10 ये, तो यहाँ तक 30 था और यहाँ तक 40 था। तो 30 और 40 ये आपने यहाँ पर इसका फार्मूला लगाना होगा। तो इसमें जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 30 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये आएगा 2500 और 2500 का कितना होगा 50। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये सी आंसर ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है, नीचे दो आधार वाक्य हैं, ए और बी दिए गए हैं। इन दो आधार वाक्यों से 4 निष्कर्ष 1 2 3 4 निकाले गए हैं। उस कोड का चयन करें जो प्रमाणिक रूप से निकाले गए आधार वाक्यों को अकेले अथवा संयुक्त रूप से लेते हुए निष्कर्षों को दिखाता है। तो आधार वाक्य है कि सभी जो चमगादड़ है वो स्तनपायी होते हैं। अगर यहाँ पर ले सभी चमगादड़, सभी ये हो गया चमगादड़, सभी चमगादड़ क्या है स्तनपायी है, ये हो गया स्तनपायी। तो सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं। कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता है, कोई भी पक्षी, यह है पक्षी, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता है। तो अब यहाँ पर निष्कर्ष अगर हम देखें तो कोई भी पक्षी स्तनपायी नहीं होता है। तो कोई भी पक्षी स्तनपायी नहीं होता है। कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं। तो कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं। कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं है। तो मतलब ये वाली बात सही है। सभी स्तनपायी चमगादड़ होते हैं। क्या सभी स्तनपायी चमगादड़ होते हैं? तो सभी नहीं, ये
कुछ के अंदर आता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कौन से वाला इसमें निष्कर्ष बनेगा, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बी वाला बनेगा। तो केवल एक ही जो है यही वाला यहाँ पर सही है कि कोई भी चमगादड़ पक्षी नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग है। अगर होता है ऐसे तो इसके साथ कुछ का संबंध होता। इसके बाद है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जो उनका निर्माण करता है। भ्रम विकास अंतरीय विकृति का शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर संवाद, और यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो यह है विकास का। इसके बाद है अजय राकेश का दोस्त है। एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है। राकेश ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच क्या रिश्ता है? अजय राकेश का दोस्त है। एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है। राकेश ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश का रिश्ता आपने बताना है। फादर इन लॉ, फादर, अंकल या ग्रैंडफादर क्या है? तो अजय राकेश और दोस्त हैं। अब यहाँ पर इसमें जो बनेगा क्या, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ये उसके पिता हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रृंखला एक दी गई है 1, 6, 15, 28, 45। तो अगली जो संख्या यहाँ पर इसमें कौन सी आएगी, तो अगली संख्या यहाँ पर बताना है कौन सा क्रम इसमें चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 और 5 6, 9 और 6 15, 15 और 13 28, तो 5 और 4 9 और 4 13। तो इसका मतलब है 4 वाला जो है यहाँ पर इसमें कुछ क्रम चला हुआ है। इसी प्रकार से हम 18 का भी देख लेते हैं। 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17। तो जब हम 17 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 7 15, 2 3 4 1 5, तो 45। तो ये वाला कुछ क्रम यहाँ पर चला हुआ है। 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17 और 4 21। तो फिर 21 जो है यहाँ पर इसमें जोड़ा जाएगा। तो जब हम 21 इसमें जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 5 और 1 6, 4 और 2 6, तो 66 जो है यहाँ पर इसमें आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो पहले हमें जो इसका पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं COVALENT, और इसी के नीचे आप इसको भी लिख सकते हैं BWPDUOFM। अब आप इसमें देख सकते हैं कौन से वाला कोड यहाँ पर इसमें चलाया गया है। तो यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो COVA, अगर यहाँ पर देखें तो ABCDMNOPSTUVW, तो ये वाला कुछ क्रम जो है यहाँ पर इसमें चला हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर STULMNOEL, तो ये वाला कोड यहाँ पर चलाया गया है। इसी प्रकार से आपने इसको चलाना है, और इस आधार पर जब हम देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद है एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? नानुमिति से, पुनरावृत्ति पदबंध, सुगम पूर्वाभ्यास या जटिल प्रश्न से, और यह करता है सुगम पूर्वाभ्यास से। इसके बाद है एक निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है यदि इसके आधार वाक्य निष्कर्ष सभी गलत हों, इसके सभी आधार वाक्य गलत हों परंतु इसका निष्कर्ष सही हो, इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो, इसके आधार वाक्य निष्कर्ष सभी सही हो। एक निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है,
अप्रमाणिक कब माना जाएगा उसे, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके सभी आधार वाक्य सही हों परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। नेक्स्ट आ जाता है किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है। शिक्षकों के प्रति आदर, उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, प्रौद्योगिकी अभिनिवेश में रुचि, बोध में संज्ञानात्मक भाव। तो किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यह आ जाता है बोध में संज्ञानात्मक भार। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यह कहना एक सामान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अवकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। तो यह कहना एक सामान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जा सकता है। तो उपयुक्त दोनों कथन निर्मित करते हैं आख्यान, तर्क, अटकल या ऐतिहासिक व्याख्या। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, तो क्या है, एक तर्क है। तर्क में कथन कारण संबंध का होना आवश्यक है और यहाँ पर इसमें कथन का कारण भी दिया गया है। यह कहना एक सामान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। तो तर्क जो यहाँ पर ये माना गया है। इसके बाद है किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता हो। निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके, सूचना भार में वृद्धि करके, उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके या दृष्टिकोण स्थापित करके। तो किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को किससे बढ़ाया जा सकता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये आ जाता है दृष्टिकोण को स्थापित करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नीचे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से 2 आपस में इस तरह से संबंधित हैं कि वे दोनों सत्य हो सकते हैं परंतु वे दोनों असत्य नहीं हो सकते। उस कोट का चयन करें जो उन दोनों कथनों को इंगित करेगा। ईमानदार व्यक्ति कभी कष्ट नहीं झेलते हैं। लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं। ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं। प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलता है। तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही है। कोट वाला क्वेश्चन है और इसमें जो ऑप्शन ए को माना गया था क्या, कि ईमानदार व्यक्ति कभी कष्ट नहीं झेलते हैं, और तीसरा है ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं। तो इनको यहाँ पर माना गया है। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर एक श्रृंखला, तो ए बी डी। तो ये इसमें आगे का जो क्रम है यहाँ वाला बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए से डी के बीच में ए बी सी डी, इसी प्रकार से ई एफ जी एच आई जे के एल। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार का क्रम जो है ये बढ़ रहा है। तो इसी आधार पर फिर हम नेक्स्ट जब यहाँ पर देखेंगे तो एस बी एल जो है यहाँ पर ये आएगा। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर 46 से 50 तक के क्वेश्चन हैं जो आपने इनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर वर्ष दिया गया है, साथ में वाहन, दोपहिया वाहन, कार, जीप, टैक्सी, बस, मालवाहन, अन्य, और भारत की जनसंख्या दी गई है 1961 से लेकर 2011 तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि किस वर्ष में कारों की संख्या में हुई 10 की वृद्धि दोपहिया वाहनों की संख्या में हुई 10 की वृद्धि को पार कर गई। तो कारों की संख्या में हुई 10 की वृद्धि दोपहिया वाहनों की संख्या में 10 की वृद्धि को पार कर गई। तो ये कौन से में यहाँ पर पार की गई है, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ष 1981 है, इसमें कारों में जो 10 की वृद्धि हुई थी कितनी हुई थी, यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। तो
1981 में कारों में जो 10 की वृद्धि थी ये कितनी हुई थी? तो ये थी 70.08%। और जो दोपहिया वाहन हैं इनकी थी 354.5%। और फिर इसी प्रकार से आपने इन सारों का निकालना होगा 1991 में, 2001 में, 11 में, तो इस प्रकार से। फिर इसका जो यहाँ पर निकल के जो इसमें आएगा जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो ये है 2011। तो कब होगी यहाँ पर? 2011। वैसे नहीं, अगर आपको पता लगता है तो का अगर आपने लगाना है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ज़्यादा संख्या इसी में यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो किस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो कौन सी यहाँ पर दशक वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर भी आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर वैसे आपको पता नहीं लगता है। तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर है 1961 से 71 में। तो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, वर्ष 2001 में वाहनों की कुल संख्या में यात्री वाहनों की संख्या का प्रतिशत कितना था? तो यहाँ पर जो प्रतिशत है कितना है, और इसमें है 14%। इसमें बसों की संख्या आ जाएगी, कुल वाहनों की संख्या, यात्री वाहनों की संख्या, तो यह आएगा 14%। इसके बाद है वर्ष 1961 से 2011 के दौरान कारों की संख्या में औसत दशकीय वृद्धि कितनी रही है? तो ये कितनी रही है? और ये रही है 131%। इसके बाद है वर्ष 2011 में भारत में दोपहिया वाहनों के प्रति व्यक्ति स्वामित्व कितना था? तो ये कितना था? और ये था 0.84%। तो इस प्रकार से जो है पूर्व एग्जामों में आए हुए हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।